जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कष्ट के लिए खेद है क्योंकि आपको कुछ दिन तक वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाई। ठीक है साथियों, अब आगे से नेक्स्ट टाइम आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। ठीक है गाइज, तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, यानी कि 11 क्लास का कक्षा 11 का ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है गाइज, तो पहले हम टेक्स्ट बुक का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट बाद क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है गाइज, वैसे ही अन्य क्लासों के भी आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज आगे देखते हैं। तो हमारा अफवाह तंत्र, ठीक है, क्या चल रहा है? अफवाह तंत्र। ठीक है गाइज, और भारत यानी कि इंडिया भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि भारत भौतिक पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइज, उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अफवाहित हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। ठीक है, उत्तर मुखी होकर महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। ठीक है गाइज, तो ये देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू के निकट से निकलती है। ठीक है गाइज, इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। और चंबल नदी राजस्थान में, जिस पे गांधी सागर बांध बनाया गया है, जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। कोटा से यह बूंदी सवाई माधोपुर धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में, यानी कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है गाइज, चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि, यानी कि उत्खात भूमि मृदा, जो मिट्टी मिलती है उसके लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। ठीक है गाइज, उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो इसकी मिट्टी होती है उसमें उर्वरा शक्ति अधिक होती है। जिसे चंबल खंड रेविन कहा जाता है। जिसे चंबल खंड रेविन कहा जाता है। ठीक है गाइस, गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन आता है आपका, गंडक नदी किन दो धाराओं के मिलने से बनती है? तो गंडक नदी आपकी काली गंडक जो नदी का उद्गम, यानी कि गंडक नदी का जो निर्माण होता है वो काली गंडक धारा और त्रिशूल गंगा धारा के मिलने से गंडक नदी का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। ठीक है, और गंडक नदी कहाँ निकलती है? हमारी राजस्थान के यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। ठीक है गाइज, और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, यानी कि मध्य नेपाल को ये अपवाहित का मतलब जल देती है। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है गाइज, कहाँ प्रवेश करती है? गंगा मैदान में। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में
जा मिलती है। आगे देखते हैं गाइस। घाघरा नदी मापचा चुंगो। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। क्वेश्चन आता है गाइस, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जलग्रह तिला सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जलग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी काली या काली गंगा इसे मैदान में मिलती हैं। ठीक है गाइज। शारदा नदी काली या काली गंगा इसे मैदान में मिलती हैं और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में कोसी यानी कि जो कोसी नदी है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। ठीक है गाइज। तो कोसी कहाँ से निकलती है? माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। और जो कोसी की मुख्य धारा है उसको हम अरुण नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन, कोसी, पूर्व से तुमर, अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती है। ठीक है गाइस। और अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती है। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है, रामगंगा। ठीक है गाइज। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीमाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है गाइज। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है।
बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया था। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है। ठीक है गाइस, शारदा या सरयू, शारदा भी एक का ही नाम है और सरयू भी एक ही नदी का नाम है। तो शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा। तो देखिए, गंगा नदी की एक सहायक नदी महत्वपूर्ण महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण पर गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट
उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमयांग गुंडा हिमनद में है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, यानी कि इस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। सांगपो का अर्थ क्या है? शोधक। तिब्बत के रांग सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा करवा इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा 7755 मीटर के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई यह एक प्रबुच्छ व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपद में यह सिसंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिम में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या सिकांग लोहित मिलती हैं। उसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की दूरी यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी व दिहंगत और धनसारी दक्षिण में है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कागमेगा, मानस व संकोश है। सुबनसिरी इसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन व तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी और इसके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अपसराद बहकर आ जाता है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की पूर्णावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है।
कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्ग नहीं बनाती हैं और यह बारहमासी नहीं हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद हैं। तो साथियों, कक्षा 11 का देखिए अफवाह तंत्र का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ये कल कंप्लीट हो जाएगा साथियों। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है गाइज, तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी भी बजा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।